वन, दिस इज ज्योति गर्ग। अब जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारे रहेगा ऐसे 210 टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर, इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक पे चलते हैं कि ये स्टैंडर्ड किस टॉपिक के बारे में बात करता है। इस स्टैंडर्ड का बेसिक फॉर्मेट है सर, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है सर वो है कि आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बोला प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अगर आपके पास काम लेके आ रहा है तो वो काम एक्सेप्ट करने से पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात करता है आपका ऐसे 210। सर स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना एक बात समझ में आएगी, ये स्टैंडर्ड ना कहीं कंसर्न कर रहा है कि सर काम करने से पहले ही ना कुछ चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन ले लेना ताकि इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट ना हो। बात समझ पाए? चलिए सर, स्टैंडर्ड ने बेसिकली सबसे पहला पार्ट जो है स्टैंडर्ड का वो बात करता है कि जब भी काम लो ना, काम एक्सेप्ट करने से पहले दो कंडीशंस को चेक कर लेना। अगर ये दो कंडीशंस एग्जिस्ट करे, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर प्री कंडीशन, अगर ये दो प्री कंडीशन एग्जिस्ट करे क्लाइंट के पास तो ही काम एक्सेप्ट करना। अगर ये प्री कंडीशन प्रेजेंट हो तभी काम लेना, अदरवाइज छोड़ देना। ठीक है, अब जरा देखें क्या कंडीशंस हैं। पहला है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बुक्स बनाई है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सर बच्चों का डाउट आता है कि सर हम ये चेक कर रहे हैं कि पूरा का पूरा बुक्स ठीक से बनना है कि नहीं बना। नहीं सर, हमने बात करी कि भाई जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो ना वो एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल सर बैंक के ऑडिट पे गए तो सर इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि बैंक ने अपनी बुक्स एज पर बैंकिंग रेगुलेशन बनाई है। सोचो सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई है, ठीक है, तो सर चेक करने का नीड ही नहीं है, बिकॉज आपको पता है सब कुछ ही गलत है जब फ्रेमवर्क ही गलत लिया हुआ है। तो पहले देखना कि मैनेजमेंट ने जो फ्रेमवर्क यूज किया वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। दूसरी चीज एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर हम पहले ही पूछ लेंगे, आपको पता है ना कि आपकी कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बेसिकली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर आती हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा सर आपका इंटरनल कंट्रोल। थर्ड है सर इंफॉर्मेशन, कि आपने मान्य ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी। 3 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, हम उनसे पहले ही पूछ लेते कि भैया आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि नहीं पता। एक्नॉलेजमेंट, अगर मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर दे तो ही काम एक्सेप्ट करना, अदरवाइज नहीं। इनको बोलते हैं हम प्री कंडीशन। अगर ये प्रेजेंट हो तभी काम लेना, वरना नहीं। बात समझ में आया? सर एक क्लैरिफिकेशन देके चल रही हूं, कंफ्यूज मत होना। ऐसे 210 ने बोला हम मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में काम स्टार्ट होने से पहले। इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में 580 के अंदर लिंक करवा रही हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। 580 के अंदर इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उनसे कंफर्मेशन लेते हैं। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? 210 में हमने बस इतना पूछा आपको एक्नॉलेजमेंट है ना, आपको पता है ना आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सर दीज आर द सम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाया होगा तो तुम ऑडिट किसका करोगे, राइट? तो इसीलिए पहले पूछ लिया भैया तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ना। और 580 के अंदर हम अपना ऑडिट खत्म करने से पहले, मतलब अपना ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले एक बार उनसे कंफर्मेशन ले लेते हैं कि भैया 210 में जिसका एक्नॉलेजमेंट दे के आए थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है कि नहीं करी। ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए डिफरेंस बताया है, याद रखना, ठीक है? तो अगर बस अब इसको भूल जाओ, मतलब भूलना तो क्या है, मतलब अब सिर्फ वापस 210 पे आ जाओ। तो पहला है प्री कंडीशन। पहली चीज आप चेक करोगे प्री कंडीशन, FRF एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF। दूसरा मैनेजमेंट को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि नहीं पता। अगर ये 2 चीज प्रेजेंट है तो काम ले लो, अदरवाइज नहीं। स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट बात करता है सर एंगेजमेंट लेटर के बारे में। दिस इज लाइक एन एग्रीमेंट। स्टैंडर्ड ने बोला है कि भैया काम एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट कमेंस करने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करवा लेना मैनेजमेंट से। मैंने बोला ऑडिट कमेंस करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले हो जाना चाहिए। एक एग्रीमेंट कर लेना मैनेजमेंट से, जिसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है? तो सर इसके बारे में सबसे पहला जो बात डिस्कस करें एंगेजमेंट लेटर के बारे में स्टैंडर्ड ने, वो है कंटेंट। सबसे पहले स्टैंडर्ड ने बताया कि सर आपके एंगेजमेंट लेटर के अंदर कंटेंट क्या क्या जाएगा।
सर पहला है, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है सॉरी, कि अगर मैनेजमेंट आपके एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स के साथ एग्री करे तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी बोल के निकल लेना। सर अब हम बात करें कंटेंट के बारे में। एस स्टैंड फॉर द स्कोप, आप अपने ऑडिट का स्कोप बता दोगे। यहाँ पे हम बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन लेके चलते हैं कि सर देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए आ रहे हैं, तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी आपको हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव, हम अपना ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई कर देंगे स्टार्टिंग में ही कि भैया हम खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए आ रहे हैं, किसी और चीज पे ओपिनियन देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लाइक इंटरनल कंट्रोल। दूसरा आर स्टैंड करता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से उनसे लिख के ले लेते हैं कि भैया यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, यहां पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करके देंगे। आई स्टैंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हम एग्रीमेंट में लिखते हैं कि उनके ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। ई एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि आपके ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मिस स्टेटमेंट मिलती है तो सर आप मॉडिफिकेशन भी दे सकते हो, आप पहले ही बता के जाओगे। सो दीज आर द सम बेसिक कंटेंट जो हर एंगेजमेंट लेटर के अंदर होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो आपका मन करे, जिस टॉपिक पे आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए आप अपने एग्रीमेंट के अंदर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने फीस के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन चाहिए आप लिख दो। आपको ये बताना है कि सर हम सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करते हैं, आप लिख दो। जिस मैटर के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए आप लिख दो। समझ पा रहे हो? ठीक है। स्टैंडर्ड ने आगे बोला कि अगर इस एग्रीमेंट के साथ एग्री नहीं करती मैनेजमेंट या आपके स्कोप को लिमिट किया जाता है, आपने बोला कि सर मेरा स्कोप है कि मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए आ रहा हूं, तो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन जो मेरे ऑडिट के लिए चाहिए आप मुझे प्रोवाइड करोगे। स्टैंडर्ड ने मैनेजमेंट ने बोला नहीं सर आप हमारे प्लांट को विजिट नहीं कर सकते, बाकी हम दे देंगे। ऐसा कुछ है जो आपके स्कोप को लिमिट करे, जिसका इंपैक्ट आपके काम पे पड़ेगा, तो भैया डोंट एक्सेप्ट, काम करना ही मत, छोड़ के आ जाना। बात समझ में आई? दिस इज द फर्स्ट केस। एक और केस आता है सर, ये थोड़ा सा आप समझ, इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, रुको जरा। प्रिंट आउट निकाल लेना प्लीज, ठीक है? इसका मैं डाल दूंगी नीचे चार्ट। नेक्स्ट केस है सर, आपने मैनेजमेंट ने आपको रिक्वेस्ट किया अपने कुछ टर्म्स के अंदर चेंज करने के लिए कि सर बाकी तो ठीक है थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अगर वो चीज आपके स्कोप को लिमिट कर रही है, मतलब आपको काम करने के बाउंड्री को कम कर रही है, आपको अश्योरेंस कम मिलेगा, काम करने के लिए एरिया कम मिलेगा, तो काम ही छोड़ दो। लेकिन कोई ऐसा चेंज है, कुछ नॉर्मल सा चेंज जो आपके काम के स्कोप को लिमिट नहीं कर रहा, तो एक काम करना, ये चेक करना कि वो चेंज रीजनेबल है कि नहीं है। अगर रीजनेबल है तो ठीक है नया लेटर भेज देना, अगर रीजनेबल नहीं है तो डोंट एक्सेप्ट। बात समझ में, विड्रॉ कर लेना। समझ पा रहे हो? उसके अलावा स्टैंडर्ड ने एक और टॉपिक को डिस्कस किया है एंगेजमेंट लेटर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत सारे बच्चों को पहले तो ये केस बात करता है रिकरिंग ऑडिट की, मतलब लास्ट ईयर आप मान लीजिए सर आपने लास्ट ईयर ए लिमिटेड का ऑडिट किया था, इस साल फिर से ए लिमिटेड आ गया कि प्लीज सर हमारा ऑडिट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये क्लैरिटी लेके चलो। बच्चों को ये लगता है कि सर हर ऑडिट के अंदर हर बार आपको एक नया लेटर भेजने का नीड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नया एंगेजमेंट लेटर भेजने का नीड नहीं है हर बार। पिछली बार भेजा था, आप बस एक बार कंफर्मेशन ले लेना, उनको पता है ना कि पिछली बार वो एंगेजमेंट लेटर भेजा था, उन्हीं टर्म्स में हम वापस काम करने वाले हैं, कोई नया लेटर भेजने की नीड नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड ने एक केस दिया है जहां पे आपको पिछली बार जो आपने लेटर भेजा था उसको रिवाइज करने की नीड है। मतलब पिछली बार जो लेटर भेजा था वो इस बार काम नहीं आएगा, आपको नए टर्म्स भेजने पड़ेंगे। किस किस केस में आपको रिकरिंग ऑडिट के अंदर अपने पिछले साल वाले एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करने की नीड पड़ेगी? समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया? सर हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने ए लिमिटेड का ऑडिट किया था, फिर से ऑडिट के लिए ए लिमिटेड आ गया। कौन कौन से केस है जहां पे आपको पिछली बार जो एंगेजमेंट लेटर भेजा था ना उसमें चेंज करने की नीड है? समझ पाए? सर एक काम करते हैं, जरा ये वाला यूज कर लेते हैं, ये रहा।
आपको किस किस केस के अंदर पिछली साल जो एंगेजमेंट लेटर भेजा था उसके अंदर रिवाइज करने का नीड है अगर वो ऑडिट फिर से आता है। पहला, मिस स्टेटमेंट। सर पिछली बार कोई चीज के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हुई थी तो इस बार ना हो। कोई मिस स्टेटमेंट पहले डली हुई थी, मतलब किसी चीज को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया था, तो उसके ऊपर क्लैरिटी के लिए आप नया लेटर भेज दीजिए। कोई नई टर्म्स ऐड करनी है तो आपको पुराने लेटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, या फिर कुछ चीजों के अंदर चेंज आया है तो आपको नया लेटर इशू करना पड़ेगा। पहला, ओनरशिप। पिछली बार वाली मैनेजमेंट चेंज हो गई है तो सर नया लेटर भेजो। सॉरी, पहला था ओनरशिप चेंज हो गई है सर, पहले इक्विटी ज्यादा था, अब इक्विटी एकदम से कम हो गया, डेटर ज्यादा आ गए हैं। दूसरा सर, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, पिछली बार जिस मैनेजमेंट के साथ काम किया था अब वो नहीं है। नेचर, बिजनेस का नेचर चेंज हो गया, पहले सर खाली ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, कुछ लीगल नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं जिसकी वजह से आपको अब कुछ और भी चीजों को चेक करने की नीड है। अगर ऐसा कोई चेंज आएगा तो सर आपको नया और रिवाइज एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। अदरवाइज सेम ऑडिट है तो लेटर भेजने का नीड नहीं होता, सिर्फ एक बार कंफर्मेशन ले लेना कि उनको पता है ना कि पिछली बार भी आपने एंगेजमेंट लेटर इशू किया था हमने और आपने उसके साथ एग्री किया था, इस बार भी हम उन्हीं टर्म्स में बात करेंगे। बात समझ में आई? सर ये था आपका ऐसे 210। वन मोर थिंग, लास्ट थिंग, जरा ध्यान से सुनना, एंगेजमेंट लेटर के बारे में ही है, कंफ्यूज नहीं कर रही हूं, बस ध्यान से एक छोटा सा फैक्ट है वो सुन लो। सर कोई क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के ऑडिट के लिए गए, ठीक है, बैंक के ऊपर लगते हैं सर बैंकिंग रेगुलेशंस, राइट। जो उनका बैंकिंग रेगुलेशंस है ना, अगर उसी के अंदर ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा हो कि एक ऑडिटर जो बैंक के ऑडिट के लिए आएगा उसके बेसिक ये स्कोप रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहां पे ऑलरेडी हर चीज का क्लैरिटी हो, तो आपको अलग से एंगेजमेंट लेटर इशू करने का नीड नहीं है। मतलब आप जिस क्लाइंट के ऑडिट के लिए जा रहे हो उसके ऊपर जो रेगुलेशंस लग रहे हैं, जो एक्ट लग रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर क्लैरिटी है, तो आपको एंगेजमेंट लेटर इशू करने का नीड नहीं है। आप खाली अपने क्लाइंट से ये क्लैरिफिकेशन ले लेना कि भैया आपको पता है ना आपके ऊपर जो ये एक्ट लग रहा है इसके इस सेक्शन के अंदर ये बात लिखी गई है। बात समझ में आई? सर बिकॉज एमसीक्यूज आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है, सिर्फ इसी वजह से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है ऑडिटिंग के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो cajgarg1817@gmail.com। चलिए बाय बाय, टेक केयर।